हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। सर हमने पहला इक्वेशन कर लिया ए इक्वल्स टू बी, मतलब सिग्मा बाई आई इक्वल्स टू एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। पहला इक्वेशन का एनालिसिस कर लिए हम लोग। सेकंड इक्वेशन बनता है बी इक्वल्स टू सी, का मतलब है सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालें तो दैट विल बी ई वाई अपॉन आर। व्हाट इज आर? कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पे डिपेंड करेगा? तो ये बीम है, अभी ये बेंडिंग में इज गोइंग टू अंडरगोज इन बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज और इंक्रीज। सर रिपीट करना सर, मेरा आवाज क्लियर नहीं आई थी वापस। इफ वी इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर? सर डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। मोमेंट इंक्रीज करेंगे तो बेंडिंग ज्यादा होगा, कर्वेचर बेंड ज्यादा होगा तो कर्वेचर छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। ठीक है, बेंडिंग अगर बहुत ही थोड़ी सी हुई है तो ऐसा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं और होगा, कर्वेचर बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड करेगा मोमेंट पे। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब में नया एक्टिविटी करने जाएंगे जो कल होगा लैब, उसमें हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करके यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल निकालेंगे। आपके घर पे जो भी एक कोई भी एक कंपोनेंट आप ले सकते हो एज अ बीम, उस बीम का क्रॉस सेक्शन क्लियरली दिखाई देना चाहिए, मतलब उसका आप वाई मैक्स निकाल सको। ठीक, उसके बाद आपको आर निकालना पड़ेगा बाई कैलकुलेशन, वो कल मैं बताऊंगा। बस अभी के लिए अगर मैं बोलूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कांस्टेंट रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब है कि मोमेंट दोनों में सेम होगा। ये अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ये बीम होगा कुछ ऐसा होगा या नहीं? ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया में बोल रहा हूँ सेम है दोनों का एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस किस में ज़्यादा जनरेट होगा? दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दैट इज साइड्स आर ए, स्क्वायर शेप है, और ये भी ए है, ये भी ए है, स्क्वायर है, और ये भी ए है, बट ओरिएंटेशन अलग है, रखने का स्टाइल अलग है दोनों बीम का। इस बीम को 45 डिग्री रोटेट कराया गया तो ऐसा ओरिएंटेशन मिला हमको। इस केस में बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ी जाएगी या बेंडिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी फॉर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज मोमेंट दोनों में डिफरेंट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि मोमेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता रहता है। तब जब मोमेंट को चेंज करते हैं, मोमेंट को ऐसा रखा गया दोनों में सो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट रहे दोनों में। तो बताइए किस में बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा? फिर वही वाई मैक्स की बात है, वाई मैक्स चेक किया जाएगा। वाई मैक्स इसका कितना है? a/2 है। इसका वाई मैक्स कितना है? a√2/2 है ना? तो वाई मैक्स किसका ज़्यादा है? a/√2 है ना? क्या चीज़ ये ना? हाँ, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो ना ऊपर नीचे, a/√2 ही तो होगा। a/√2 ज़्यादा है या फिर a/2? a/√2 ज़्यादा है। ठीक है, तो वाई मैक्स किस में ज़्यादा आएगा? इसमें ज़्यादा आएगा। इसमें वाई मैक्स ज़्यादा आएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट किस में ज़्यादा होगा? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा तो वो फेलियर की तरफ जल्दी अप्रोच कर रहा है, मतलब उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ के पास जल्दी पहुंच जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के पास जल्दी पहुंचेगा तो उसका फ्रैक्चर
या फेलियर पहले होगा। मतलब डेंजर कंडीशन में कौन है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। कोई डाउट? तो इस इक्वेशन पे हम लोग कल बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब में इस पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे परफॉर्म करोगे और आप लोग अलग अलग मटेरियल पे यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के घर में एक तरह का मटेरियल है तो सबके घर में वैसा ही मटेरियल है। हो सकता है किसी के घर पे कोई और वुडन रॉड हो जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जिसका कर्वेचर वो निकाल सकें। कर्वेचर निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला, जब मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो हम लोग कल करेंगे कि कर्वेचर, रेडियस और कर्वेचर कैसे निकालेंगे। ठीक है, कल देखेंगे। नेक्स्ट है केस नंबर 3। दिस इज नॉट 2, दिस इज 3। A इक्वल्स टू सी, M बाई आई एन ए इक्वल्स टू E बाई आर। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो एम आर इक्वल्स टू आई एन ए अपॉन आर होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए पूछा जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, उसमें भी ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन देखा था स्ट्रेन एनर्जी या फिर डिफ्लेक्शन इन द ड्यू टू एक्सियल लोडिंग PL अपॉन AE। ये जो टर्म है दिस इज आल्सो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है और एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। उसका दोनों का प्रोडक्ट को एक नाम दिया गया है। यहाँ पे मोमेंट में नाम दिया गया है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यहाँ पे एक्सियल रिजिडिटी, लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिटी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है। अब इसका डिफ्लेक्शन कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। जब फार्मूला देखेंगे हम लोग उसमें भी नीचे EI आएगा। जब डिफ्लेक्शन देखेंगे मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन, बीम कैसे हो रहा है डिफ्लेक्ट, ऐसे हो रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये अपने खुद के एक्सिस से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। उसके केस में नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म आएगा EI, दैट इज नोन एज अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा ये इसकी वैल्यू होगी उसका उतना ज़्यादा मोमेंट का रेसिस्टेंस होगा। MR इक्वल्स टू EI अपॉन R। MR क्या है? मैक्सिमम मोमेंट, द मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी फेलियर और फ्रैक्चर, दैट इज रेसिस्टिंग मोमेंट। ये हम लोग देखे थे पहले वाले इक्वेशन में, दैट इज A इक्वल्स टू B में। अगर सिग्मा B की वैल्यू सिग्मा YS रखोगे उस केस में जो मोमेंट आना चाहिए वो क्या होगा? मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम। मैक्सिमम मोमेंट जो अप्लाइड हो रहा है वो कहाँ से अप्लाई हो रहा है? किसी भी टाइप के ट्रांसवर्स लोडिंग ऑन द बीम दैट विल प्रोड्यूस अ बेंडिंग मोमेंट व्हिच वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो वो उस डायग्राम से हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बराबर रख के जो मोमेंट निकालेंगे वो होगा अप्लाइड मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम विदाउट फेलियर एंड फ्रैक्चर। इसी केस में अगर हम लोग इन दोनों की फिर से बात करें, इन्हीं दोनों की, और ये भी अभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये बीम नहीं है। बीम का लेंथ दूसरे डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में है, या फिर बोलें X डायरेक्शन में, जो हमने X अज्यूम किया है। तो किसका मोमेंट रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? ज्यादा होगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा? हाँ, कैसे? क्योंकि इसमें y की वैल्यू कम है। Y की वैल्यू कहाँ है इस इक्वेशन में? फिर वही इसी से कंपेयर कर रहे हो। इस इक्वेशन से नहीं सर, मैं तो मैं पढ़ कौन सा इक्वेशन रहे हैं हम? आई की वैल्यू तो सेम होगी, आई की वैल्यू। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ोगे कि दूसरा पढ़ने लोगे? अभी इसके लास्ट में जो हमने बताया है उस इक्वेशन को क्यों अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे? फिर इसको पढ़ाने का मतलब क्या है? चलिए मैं पूछूं कि अगर पूछा जाए कि मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें ज्यादा होगा? कौन इजीली डिफ्लेक्ट बेंड हो जाएगा? या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा? ज्यादा होने का मतलब है इजीली कम होने का मतलब है इजीली बेंड होना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कम होना का मतलब है इजीली बेंड होना। अभी फिर से जो पिछला हमने अभी देखा है इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को दोनों को सेम रखना है, सेम रखना है तो ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हेलो, दोनों में बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट अलग अलग। अच्छा एक सेकेंड, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ R इक्वल्स टू ई आई अपॉन ई आई अपॉन एम आर। एम अभी यहाँ पे R नहीं लिख रहा हूँ मैं, R मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? बेंडिंग मोमेंट की। दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी फ्रैक्चर, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू यंग यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं रख रहे हैं हम लोग, कुछ बीच में वैल्यू है मोमेंट रख रहे हैं जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस पर अभी नहीं पहुँचा हुआ है। बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू यंग यील्ड स्ट्रेस के पास नहीं पहुँची हुई है, उस टाइम का जो मोमेंट है वो वैल्यू रख रहे हैं। उस केस में आर सेम आएगा, मोमेंट सेम है, ई सेम है, आई एन ए सेम है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में सेम आएगा, आएगा ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा क्योंकि जो सर एम है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। एम किस पे डिपेंड करता है? हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लोडिंग के पोजीशन पे, सिर्फ लोडिंग के पोजीशन पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते थे, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में सेम होगा, समझ आ रहा है? लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो किसी में इंक्रीज करना है, इसमें इंक्रीज करना है तो ये कम करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें इस दूसरा केस और तीसरा केस में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है। दूसरे और तीसरे इक्वेशन में ये जो थर्ड इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन बहुत ही कम यूज किया जाता है। थर्ड इक्वेशन यूज किया जा रहा है सिर्फ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को समझने के लिए। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी चेक किया जाता है कि किसी में ई आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, अगर मटेरियल सेम ना हो और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो तो आई तो सेम होगा, आई तो सेम होगा, लेकिन यंग्स मॉडल से तो डिफरेंट है, तो उससे कंपेयर किया जा सकता है फिर एमआर की कि रेसिस्टिंग मोमेंट किसमें ज़्यादा होगा। रेसिस्टिंग मोमेंट का ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मोमेंट में अप्लाई करते जा रहा हूँ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा तभी तो ये बढ़ता जाएगा, या फिर उल्टा भी सोच सकते हैं, मोमेंट बढ़ता जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा। लेकिन वो परमानेंटली डिफॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक उसका यील्ड स्ट्रेस से आगे वैल्यू ना बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसी टाइम पे ऊपर के फाइबर में और नीचे के फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। वो बेंडिंग स्ट्रेस अगर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम का जो मोमेंट होगा दैट इज नोन एज द एमआर, रेसिस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट अप्लाइड ऑन द बीम, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस पे। यंग्स मॉडुलस अगर कम है तो ये इसका एमआर कम होगा, ठीक है? एमआर कम होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा ना? चलिए आगे देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो दो तरह का बीम है, दोनों का पूरा बॉडी एक जैसा है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सपोर्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, सपोर्ट ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एंड पे सपोर्ट लगे हों ऐसे, ये लेंथ है इसकी बीम की, ये एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन, ठीक है? बीम है ये, इसके ऊपर लोडिंग जैसे भी हो रही है, लोडिंग नहीं दिखा रहा हूँ मैं अभी, बस हमको पता है कि यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उस केस में मोमेंट जो वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, दैट इज कैपिटल एम। अब वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, आई एन ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वाई की वैल्यू चेंज करेंगे कहाँ से, कहाँ पे देखेंगे हम लोग? लेंथ में,
लेंथ ऑफ द बीम में देखेंगे, और अगर शियर स्ट्रेस देखना होगा तो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं हम लोग, उसमें आई एन ए बना सकते हैं, सॉरी एन ए न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसमें भी न्यूट्रल एक्सिस बनेगा ये, लेकिन यहाँ पे बनेगा वो। इस केस में भी लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक, तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, इसमें दिखाएंगे या इसमें दिखाएंगे, क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे या लेंथ में दिखाएंगे? बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द वेरिएबल, सो दिस इज द इक्वेशन सच एज y इक्वल्स टू mx, लीनियर इक्वेशन है। किसमें दिखाएंगे? सर ये साइड वाले में लेंथ दिखाएंगे, में सर। तो मोमेंट दिखाते हैं, क्या चीज? लेंथ में तो मोमेंट दिखाते हैं ना शायद। लेंथ में मोमेंट दिखाते हैं शायद, मतलब मोमेंट? हाँ, मैं bending स्ट्रेस पूछ रहा हूँ, ये बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं, मतलब बेंडिंग मोमेंट के नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस किस में आता है? ऊपर के यहाँ पे इस फाइबर में आएगा मैक्सिमम, हाँ सर। और इसमें आएगा नीचे। तो बेंडिंग स्ट्रेस का बेंडिंग स्ट्रेस तो फिर सर क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे ना सर। क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस दिखाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस लेंथ में आएगा ना। यहाँ पे लोड जब अप्लाई करते हो तो कर्वेचर कहाँ बनता है? बेंड कौन होता है? लेंथ होता है ना हेमंत? हाँ सर, मेरे क्लासेस 2 दिन की पूरी लीव ही नहीं है ना मैंने, इसीलिए तो मैंने 12 तारीख डेडलाइन दिया है। जो भी लेक्चर देखेगा दूसरा वाला आपने रात को डाला था ना इसलिए। हाँ, अब डाल दिया है सारे। हाँ सर, 12 तारीख तक देखते हैं। आप कभी भी रोज 12 तारीख से पहले कभी भी, 7 तारीख 7 बजे मेरा जूम ऑन रहेगा, जो भी ज्वाइन करेगा उसका वाइवा लूंगा मैं। सर अगस्त वाले का भी है ना अभी? नहीं, अगस्त वाला भी नहीं है, अगस्त वाला खत्म हो गया। अगस्त ओके सर। अगस्त में होगा। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमारा एक्सिस है एक्स। ठीक है, अब मैं मान लो कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम ऐसे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग। ये बताओ y इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है? बीच वाली लाइन पे है या ऊपर है? ये है टॉप, बीच वाली लाइन, ये है बॉटम। y इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है? सेंटर पे, जो न्यूट्रल फाइबर है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? 0। ठीक है, तो वहाँ पे तो 0 होगा। और टॉप पे? MC/I। टॉप पे मैक्सिमम होगा। हाँ सर। हाँ सर। c कैसे बोल रहे हो? नहीं मतलब वो C लेते हैं अगर मैक्सिमम लेंथ इसकी, अच्छा, मतलब हाफ ऑफ इसका वो ले C तो। चलो, ये तो मैं वैसे जनरल ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ ना। सर्कुलर होगा तो उसका रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम, y मैक्स। यस सर। ठीक है, तो जनरल बॉडी होगी तो उसमें देखेंगे कुछ और। यहाँ मतलब इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा और लीनियरली वेरी करेगा। और यहाँ पे अगर टेंसाइल को मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ, अगर हो सकता है टेंसाइल को पीछे भी दिखा दे कभी। ये अगर हॉगिंग हो रहा होगा तो यहाँ पे टेंसाइल होगा ऊपर। टॉप पे टेंसाइल होगा कि नहीं? अगर हॉगिंग हाँ होगा सर। टॉप पे टेंसाइल होगा। हॉगिंग वैसे होती है तो ऊपर टेंसाइल, नीचे कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव को मैं पीछे दिखाऊंगा, वही वैल्यू होगी हाँ, सेम। सेम यहाँ पे मैग्नीट्यूड। y मैक्स ऊपर का आएगा, यहाँ पे नीचे y मैक्स नीचे का आएगा। वैल्यू मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लीनियर इक्वेशन है, तीनों को मिला देंगे। तीनों को मिला देंगे ना। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, एरो से दिखाते हैं ऐसे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, सेंटर पे आते आते क्या हो जाएगा? 0। फिर राइट साइड में हो जाएगा। राइट लेफ्ट का कुछ भी मतलब नहीं, ऊपर जितना होगा नीचे जस्ट अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वही होंगे। अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी है, ट्रायंगल होता है कुछ और हो सकता है। ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जस्ट नीचे हो जाएगी इसके। अभी उसका देखेंगे अभी हम लोग। तो अगर इसकी बात करें तो इस वाले दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कैसे होगा, समझ में आ रहा है? अब इसका देखिए, न्यूट्रल एक्सिस हम लोग बना रहे हैं, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस है इसका, ये है न्यूट्रल फाइबर।
ठीक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से वही लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक टॉप पे मैक्सिमम होगा और बॉटम पे भी मैक्सिमम होगा, बट मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो दोनों तीनों को मिला देंगे, सेंटर पे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से एरो ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, इधर लेफ्ट और राइट कब होगा पता चल रहा है ना आपको। ये दोनों केस किसका है, हॉकिंग का है। सैगिंग का होगा तो जस्ट अपोजिट होगा, इधर ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस किस में ज्यादा जनरेट हो रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि वाई मैक्स ज्यादा है, वाई मैक्स नीचे वाले में ज्यादा है। तो इनर्शिया भी तो चेंज होगा ना सर दोनों का। इनर्शिया कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ ये सही कह रहे हैं, इनर्शिया चेंज होगा ना सर। ये इसकी लेंथ तो ये और इसकी इतनी है ना। हाँ देखो, अभी मैंने जब बोला इसको कि बेंडिंग स्ट्रेस इसमें ज़्यादा जनरेट होगा, तो उस समय हमें ये सोच में आना चाहिए था कि अगर ये आपको, अच्छा ऐसे मैं ये सब नहीं करते हम लोग, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, फिर भी कौन ज़्यादा बेंडिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी लग रही है? नीचे वाले की लग रही है सर। नीचे वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है। हाँ सर। ये एक वर्टिकल वॉल की तरह है, इस पर बेंडिंग होना मुश्किल है, और ये एक जैसे छज्जा निकला रहता है घर में, वैसा लग रहा है ऊपर वाला। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, बहुत बड़ा सा एक छज्जा निकला हुआ है, वैसा लग रहा है ये ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। तो वो कब होगा, जब ये बहुत ज़्यादा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इसीलिए कम होगा। लास्ट में आपको याद होगा फार्मूला निकाला था, सिग्मा बी को कन्वर्ट किया था M/Z में, ZNA किसका ज़्यादा होगा? ZNA देखो कैसे, ZNA कैसे निकालेंगे? INA upon Y max से। INA upon Y max है। तो INA में जो एक टर्म आएगा हाइट का या फिर विड्थ का, वो इसके हाइट और विड्थ से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि ये हाइट किसकी ज़्यादा है, Y max। जिसकी ये ज़्यादा होगी उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम आएगा। ZNA देखिए कैसे फार्मूला है, ZNA इक्वल्स टू INA। INA इसका देखो क्या होगा, ये हाइट इसकी h है, ये d ले लो, हाइट को d लिख रहे हैं हम लोग, डेप्थ, हाइट को डेप्थ भी कभी बोलते हैं, और ये है b। हाँ सर। ठीक है, और ये भी है b, और ये हाइट इसकी d। ठीक है, इसका जब ZNA निकालोगे तो BD/2 सर उसकी हाइट भी ले लो ना सर, कंपेयर करने में आसानी रहेगी ना। इसकी क्योंकि इतनी वैल्यू ऊपर वाले की हाइट बी, क्योंकि सेमी को लिटाया और ऊपर रखा है ना। एक सेकंड, मैं वहीं से बता देंगे ना क्यूब किसका हो रहा है। अब देखो, हाँ सर। इनटू, और ये हाइट डिवाइडेड बाय y मैक्स कितना है, d/2। इसके लिए y मैक्स कितना है, d/2 है। तो अल्टीमेटली ये फार्मूला क्या हो जाएगा, BD²/6 ZNA की। इसका भी फार्मूला क्या बनेगा, BD²/6। लेकिन ध्यान से देखिए, d किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का, नीचे वाले का d ज़्यादा है, और इसका खुद का स्क्वायर है। ये वैल्यू ज़्यादा आएगी नीचे वाले के लिए, तो ZNA ज़्यादा है तो सिग्मा बी कम है। सिग्मा बी क्या है, जनरेटेड स्ट्रेस। तो ज़्यादा सेफ कौन है, जिसमें स्ट्रेस कम, नीचे वाला ज़्यादा सेफ है, इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस है जहाँ पे फेलियर हो रहा है उससे बहुत ही कम है, वहाँ पहुँचने में और भी मोमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इसकी। ठीक है, तो ZNA से कंपेयर करेंगे, ना कि ये INA और Y का अलग अलग नहीं करेंगे। इसीलिए एक टर्म बना दिया गया ZNA, दैट इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। ठीक, नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर का बताइए, फिर इसको भी और सिंपलीफाई कर लेते हैं। अभी तो कंपेयर ही नहीं करना है, यहाँ तो बस डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको। Y की वैल्यू इसमें क्या होगी, अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो y की वैल्यू r -r से r, -r से r, तो मतलब mr/INA। सर्कुलर बॉडी का INA कितना होता है, πd⁴/64।
दैट इज नोन एज INA। और R की वैल्यू में R कमी यूज करते हैं हम लोग, D/2 यूज करेंगे क्योंकि हर जगह डायमीटर आएगा, ठीक है, तो D/2 यूज करेंगे। तो INA में भी एक D होगा, D की पावर 4, एक D कैंसिल हो जाएगा, तो ZNA की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई DQ/32, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा ही होगा अगर हॉगिंग हो रहा है तो। ठीक है, इसका भी स्ट्रेस ये सिग्मा बी होगा और नीचे की तरफ वाई होंगे, मतलब नीचे नहीं, यहाँ सेंटर, ऊपर वाई होगा, नीचे भी वाई होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा ये आपको डिपेंड करता है कि वो मोमेंट वहाँ पे क्या है। मोमेंट अगर नेगेटिव है तो पहले से बना लेंगे कि बेंडिंग कैसे हो रहा है, हॉगिंग। ठीक है, अगर मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो बना लेंगे सैगिंग। उस केस में हॉगिंग होगा तो ऊपर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, नीचे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, बीच में क्या होगा, न्यूट्रल, बीच में न्यूट्रल। ठीक, अब है ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन बनाना है हमको, तो सीधा सीधा बना लेते हैं पहले। ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपको सामने से दिखाई देगा तो ऐसा होगा, मैं सामने से कह रहा हूँ, राइट साइड से कह रहा हूँ तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, मोमेंट वही है, आपको एक मोमेंट पता चल गया है उसके सेक्शन में कि इतना मोमेंट है, हॉगिंग है, सपोज हॉगिंग है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे होगा सेंटर से। H/3 वही न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे भी बनाएंगे, वही न्यूट्रल फाइबर यहाँ पे बनाएंगे, उसको मिलाते हुए न्यूट्रल एक्सिस को। ठीक है, तो अब जो लाइन ड्रॉ किया है हमने ऐसे, अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 2h/3 पे, ऊपर 2h/3 पे। वो कितनी वैल्यू होगी इसके टर्म में बताइए, m/INA मल्टीप्लाई बाई 2h/3। ठीक है, एक ये है सिग्मा बी, ये सिग्मा बी कहाँ आ रहा है, सिग्मा बी एट द टॉप, सिग्मा बी एट द टॉप, सिग्मा बी एट द टॉप इज 2h/3 मल्टीप्लाई बाई m/NA, और नीचे क्या आएगा, h/3 पे। आप दो ही पॉइंट को मिला के अगर आगे बढ़ा दोगे तो ये अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ में अगर बनाओगे तो अगर ये वैल्यू निकालोगे तो वो सिग्मा बी एट द बॉटम निकलेगा। तो दो पॉइंट को मिलाने से लाइन बन जाता है ना, और इसकी ड्रॉ करते जाओगे तो स्ट्रेट लाइन मैच करेगी। जहाँ पे भी वैल्यू निकालना है आप बस ग्राफ से निकालते जाओ हर जगह। ठीक है, हर जगह निकालते जाओ, जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी निकालेंगे फिर मिलाएंगे इसको। आप 0 से मिलाइए, 0 पे मिलाएंगे, वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, 0। न्यूट्रल एक्सिस को ही ओरिजिन मानते हैं ना हम लोग, और ये न्यूट्रल फाइबर को, और यहाँ पे जो मिला रहे हैं वो 0,0 है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ पे y की वैल्यू 2h/3, यहाँ पे y की वैल्यू h/3। ठीक है, तो ये हॉगिंग के केस में है, अगर ये बेंडिंग ऐसे हो रहा होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, और इसमें हमेशा हमेशा जो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। अगर ट्रायंगल ऐसे बन गया तो उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर सेक्शन ऐसा है तो ठीक है, उस केस में बेंडिंग स्ट्रेस नीचे आएगा। मतलब टॉप का मतलब नहीं है, हमेशा इसके उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वाई मैक्सिमम होगा। वाई मैक्स या फिर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्स विल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। डिस्टेंस जो है न्यूट्रल एक्सिस से किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है, नीचे वाले की ज़्यादा है। मैंने कल बताया था कि मैक्सिमम ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, लेकिन उन दोनों में से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, कौन सा मैक्सिमम है। मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग हमेशा अभी तक एजम्पशन लिए हैं कि दोनों में वैल्यू मटेरियल की सेम है, मतलब आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। सो दोनों डायरेक्शन में जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेंथ है वो सेम है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल को मान के चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मटेरियल की, वो भी डिपेंड करता है कि डक्टाइल है ब्रिटल है। अच्छा फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग, ज्वाइन कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। हेलो, Yes, sir. चलिए समझ में आ रहा है ये बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे कैसे, अलग अलग फाइबर पे, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे ही निकालना मेनली हमारा काम है। टॉप और बॉटम को कंपेयर करके पता कर लेना है कि मैक्सिमम कहाँ है, तो वो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वही क्रिटिकल पॉइंट है किसी भी बेंडिंग बीम का। क्रिटिकल का मतलब है वही सबसे ज़्यादा डेंजर में है, अगर वो उसको हम लोगों ने सेव कर लिया कैसे भी डिज़ाइन करके, तो बाकी का पूरा बीम सेफ कंडीशन में होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा पर्पस एज अ डिज़ाइन इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, हमारा ये पर्पस है कि हमें फाइंड करें वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है। अभी तो हम लोग अलग अलग लोडिंग देख रहे हैं कि मोमेंट लग रहा है बस, ठीक है। कभी हमने पहले यूनिट में पढ़ा था एक्सियल लोडिंग अप्लाई हो रहा है, अभी तक हमने अभी टॉर्क नहीं पढ़ा है कि टॉर्क कैसे अप्लाई होता है। तो अगर ये तीनों के तीनों लोडिंग एक साथ अप्लाई हो तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सबसे डेंजर पॉइंट, सबसे अनसेफ पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को डिटरमाइन करना ही डिजाइन इंजीनियर का काम है। ठीक, चले नेक्स्ट है, ये हो चुका है शायद, चलो इसका भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें अगर मैं ये बीम हमको ऐसा दिखाई देगा फ्रंट से, ये वाला ऐसा दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा स्क्वायर, इसका कैसे दिखाई देगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे ये इसका बीम बन जाएगा और बीच में ये वाली लाइन दिखाई देगी जो कॉर्नर पे दिखाई देगी ना, सेंटर पे ही। इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा और इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, दोनों एक स्क्वायर है, साइड है उन दोनों का ए, ठीक है। तो वाई मैक्स किसका, वही हमने कई बार कर लिए, ये क्रॉस सेक्शन का, ये न्यूट्रल फाइबर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये जो छोटा सा बनेगा, लेकिन इसका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा बिकॉज वाई मैक्स इसका ज़्यादा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें ज़्यादा जनरेट होगा। बेंडिंग स्ट्रेस में ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ये क्या है, वीक है। वीक ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि फेलियर इसका पहले होगा। सर ये बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या बेंडिंग स्ट्रेस के? क्या चीज? बेंडिंग स्ट्रेस आपने कहा ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई किया था कि बेंडिंग स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब टूटने से पहले या फेलियर से पहले, परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले जो वैल्यू है इसकी, वही सिग्मा वाई एस होगी। ये क्या है, स्ट्रेंथ है, अप्रोच कर रहा है इसको, इसकी वैल्यू को, अगर मोमेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो। लेकिन अगर ये एकदम इसके पास में है वैल्यू, सिग्मा वाई एस के पास में है ये वैल्यू, तो चांसेस उसके ज़्यादा होंगे फेलियर के। जब मोमेंट की वैल्यू अगर अचानक से बढ़ जाए तो इसके पास जल्दी पहुंच जाएगा वो वैल्यू, तो उसके फ्रैक्चर हो जाएंगे। ऐसा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है सिग्मा। सर आपने ना कल एक लिखवाया था सर, उसमें ऐसा था सर थोड़ा। कहाँ पे बताओ, इक्वेशन बताओ सर वो हाँ, सिग्मा बी ए इक्वल्स टू बी। ये सर पीछे लेना सर, आगे लेना, मतलब साइड निकल चुकी है और आगे सर, बस हाँ ये देखो सर, इस प्रॉपर्टी के नीचे जो ये लिखी हुई है ना इक्वेशन पूरी तीनों की प्रोपोर्शनल, इसमें सर सिग्मा बी इक्वल्स टू एम बाई जेड। नहीं, इसके नीचे वाला सर आपने लिखा है ये, हाँ ये तो जेड एन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेंडिंग। अच्छा हाँ, ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि बेंडिंग स्ट्रेस जनरेटेड अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी हमने कांस्टेंट रखा है ना, जो अभी जो इक्वेशन देख रहे थे लास्ट में अभी, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होगा तो आई एन ए और जेड एन ए की वैल्यू डिफरेंट होगी, तब इसको डायरेक्टली हम लोग इसको प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस से। बेंडिंग स्ट्रेस उसमें अगर जेड एन ए की वैल्यू ज़्यादा है तो बेंडिंग स्ट्रेस कम जनरेट होगा,
कम जनरेट होगा तो बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी, जी सर। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू तक पहुंचने में इसको बहुत मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोमेंट अप्लाई करने को ही तो बेंडिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, MR। ठीक, ऐसे को रिलेट करना ठीक है है सर। एक चीज़ को कांस्टेंट रख के। अभी ZNA से कंपेयर करेंगे तो मटेरियल को सेम रखेंगे, ठीक है, मटेरियल को सेम रखेंगे। मटेरियल को डिफरेंट रखना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करो, INA चेंज करो, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, लास्ट में है डिफरेंस करके आवाज नहीं आ रही है सर। दोनों में जो डिफरेंस है बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, जो हम लोगों ने बीम में पढ़ा है, दोनों का डिफरेंस आप लोग बताएंगे एक एक पॉइंट, मैं लिखूंगा यहाँ पे। सर बेंडिंग स्ट्रेस लेंथ वाले डायरेक्शन में होती है और शियर स्ट्रेस सर जेड वाले डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट होता है, अच्छा एक बार नोट कर लो आप लोग, सोचते हैं कॉपी में। अभी तक जितना पढ़ाया है सब देखिए, मैं स्लाइड शो कर दूं क्या? अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से इस मंथ में अटेंडेंस बहुत ही पुअर है, तो आप लोगों को लग रहा है धीरे धीरे। एक सर नहीं, नोट करो, अभी बेंडिंग पूछूंगा, स्ट्रेस। अभी पूछूंगा प्रश्न, नोट करो अभी। सुमित है? यस सर। अंकित, मेहर, यस सर। अच्छा, आप लोगों में गूगल फॉर्म भेजूंगा, सर्टिफिकेट है उसका, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर बेस्ट अटेंडेंस इन द क्लास, 100% अटेंडेंस आप दोनों की, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। तो गूगल फॉर्म में भेजूंगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ओके सर। संडे को मैं क्लास लूँगा SFD और BMD का, कैसे इसको बहुत ही फास्ट विद इन 30 सेकेंड SFD और BMD कैसे बनाएं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट फॉर RT एग्जाम्स। SFD एंड BMD विद इन 30 सेकेंड। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा, क्या कल ड्यूट की क्लास नहीं लोगे फिर? ड्यूट की क्लास होगी कल संडे को, मैं अलग से बस इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए, अटेंडेंस कुछ नहीं होगा। जो इंटरेस्टेड होगा मैं बता रहा हूँ SFD और BMD विद इन 30 सेकेंड कैसे बनाएं, वो मैं बताऊंगा। अभी तक हम लोग आधे आधे घंटे में बना रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। वही अलाउ होंगे, उस दिन अलाउ नहीं होंगे, वही अभी कभी अलाउ होंगे जो अभी इंटरेस्टेड बताएगा। और ये बिना सोचे समझे नहीं, बस सोच के बताइए, अभी पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अपना नाम लिख लीजिए बस। मैं मैसेज कर रहा हूँ, उसके बाद लिखिए।
पहला डिफरेंस बताओ हेमंत, फर्स्ट डिफरेंस। सर ये बेंडिंग स्ट्रेस लेंथ के डायरेक्शन में होता है और शियर स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में। Sigma beam varies linearly on the depth of the cross section of the beam। क्या बता रहे हो, चलो बताओ। यहाँ पे मैं सिग्मा बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे शियर स्ट्रेस। ध्यान रहे बीम की बात हो रही है, ठीक है। तो हेमंत कह रहा है किसमें होगा, तो ये लेंथ के डायरेक्शन में होगा। लेंथ ऑफ बीम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ सर, और ये न्यूट्रल एक्सिस के डायरेक्शन में है। जेड डायरेक्शन में नहीं, जेड डायरेक्शन occurs in cross section varies along y direction। y डायरेक्शन के हम लोग देखे थे ना, ऐसे बन रहा था, y डायरेक्शन है ना ये, यस सर y डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, बट occurs in the cross section। ये बेंडिंग जो है ये किस में हो रहा है, लेंथ में हो रहा है। और वैरी किसमें कर रहा है, ये भी वैरी वाई में ही कर रहा है, सॉरी, ये भी वैरी वाई में ही कर रहा है। तो ये तो क्रॉस सेक्शन है, सही है, और ये एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स लेंथ में देख रहा हूँ, लेंथ का मतलब है एक्स डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब है वाई एंड जेड प्लेन। सेकेंड इज, मैं बताऊं सर अब। हाँ बताओ। सर बेंडिंग स्ट्रेस जो न्यूट्रल एक्सिस पे होता है ना, तो वो 0 होता है और उसके टॉप पे मैक्सिमम होता है, जबकि शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, टॉप पे 0 होता है। गूगल में तो नहीं देखा? नो सर, मैंने आपके डायग्राम देखे सर अभी, जो अपने क्वेश्चंस में बनाए थे। देखो बेंडिंग स्ट्रेस, एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे सर्कुलर लिया था हम लोगों ने, अगर ये हॉलो सर्कुलर होता तो मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है इसमें? मिनिमम इसमें 0 है, इस वाले केस में पहले जो इससे पहले पढ़े हैं, हॉलो नहीं सॉलिड है, सॉलिड सर्कुलर है, तो मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है इसमें? 0। y की वैल्यू 0 है, कहाँ पे? सेंटर पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल फाइबर पे। इस केस में तो यहाँ मटेरियल ही नहीं है हॉलो में, तो y मिनिमम कितना होगा इसमें? इसमें y मिनिमम 0 ले सकते हैं, इसमें y मिनिमम स्मॉल रेडियस, इनर रेडियस, स्मॉल रेडियस, इनर रेडियस, इसका मतलब कुछ वैल्यू है, हाँ, इसका मतलब कुछ वैल्यू आएगा। उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतना प्रेजेंट हो जाएगा, कम होगा, यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे ये ऐसे मिलेगा वैल्यू, सॉरी नहीं सर नीचे से, सही है ना, सेंटर से ले लिया क्या? हाँ सर, नीचे वाली लाइन गलत बना दी ना। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस होगा कहाँ तक? सिर्फ ये और सिर्फ ये, मिनिमम इसमें 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ मटेरियल ही नहीं है, स्ट्रेस कैसे हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से समझ में आ रहा है? तो मिनिमम अभी जितना बता रही थी, बेंडिंग स्ट्रेस सेंटर पे 0 होता है, 0 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम टॉप पे होगा, और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है? अंदर भी क्या होता है, वो नहीं पता है, वो तो भी टॉप पे मिनिमम और टॉप पे मैक्सिमम कह देते हैं ना, बस ये बोल सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम सर, मैक्सिमम हाँ, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एट टॉप और बॉटम, ठीक है। इसमें मिनिमम, सॉरी मिनिमम शेयर स्ट्रेस, मिनिमम, अच्छा ये डिफरेंस होगा क्या? ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ मैक्सिमम बात करना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम नहीं, 0 होगा यहाँ तो। हाँ सर, वहाँ तो बिल्कुल जीरो ही होता है ना, टॉप और बॉटम। मिनिमम का मतलब क्या है? 0 ही है। 0 का मतलब मिनिमम है। शियर स्ट्रेस विल बी एट टॉप एंड बॉटम। ठीक है। थर्ड इज, तो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को देखो मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे सकता हूँ क्या? बेंडिंग स्ट्रेस इज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। बताइए पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो हेमंत ने बताया है उसको मैं और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। And shear stress acts parallel to the cross section of the beam. अरे ये बीम है, बेंडिंग हो रहा है ऐसे, ये स्ट्रेच हो रही है ऐसे ऐसे, ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ही तो है इसके बाहर की तरफ। यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन में बनाऊं, इसको क्या लगेगा? स्ट्रेच किया जा रहा है परपेंडिकुलरली, बट शियर स्ट्रेस यस सर, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा। जो फोर्स लगता है इसके ऊपर, शियर फोर्स, हाँ सर। वो इसको कट करने की कोशिश कर रहा है, इसके पैरेलल है। ठीक है, वो तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डायरेक्शन नहीं बोल सकते एरिया, वो बस मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए दिखाया गया कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे इतना होगा, सेंटर पे कहीं मैक्सिमम हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे कभी मैक्सिमम होता है, कभी सेंटर पे मैक्सिमम होता है, एंड पे क्या होता है? 0। दैट इज नोन एज मिनिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला, लिख सकते हो डिफरेंस के लिए, सिग्मा बी इक्वल्स टू एम वाई बाई आई या फिर एम बाई जेड। टाउ का क्या था? फोर्स, शियर फोर्स मल्टीप्लाई बाई ए वाई बार अपॉन आई एन ए बी। तो y और ये y, ये तो दोनों में आ रहा है, y और i। m a बाई बी, यहाँ पे विड्थ पे भी डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन के, ये विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्रॉस सेक्शन के। बेंडिंग ये स्ट्रेस, शियर फोर्स जो है ना, इसमें तो ये y को, y क्या है सर? ये y बार है ना? y बार है। तो दोनों अलग है ना सर? हाँ अलग है, ये y मैक्स है ना, हाँ। जो y मैक्स हो सकता है जब सिग्मा बी मैक्स निकालना होगा तो ये y मैक्स है। y बार तो डिफरेंट है। y बार क्या है? जहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, शियर स्ट्रेस जहाँ पे निकालना है उसका हैच्ड एरिया का सेंट्रोइड से डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस से। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि जो बी मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो शियर स्ट्रेस चेंज होगा। ठीक। फोर्थ इज shape of the bending stress is independent of the plane of cross section of the beam। कुल मिला के हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? shape of the bending stress variation is independent of the cross section of the beam। हम लोग इसमें जो स्ट्रेस देख रहे थे वो लेंथ में देख रहे हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस तरह से। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो देख रहे थे वो क्रॉस सेक्शन में देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, ये ऐसे देखें कि पैराबोला बन रहा है, मोस्ट ऑफ द केस पैराबोला बन रहा था। ठीक है, इसमें देख रहे थे क्रॉस सेक्शन में, इसमें नहीं देख रहे थे क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन। तो इसमें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको समझना है कि लेंथ में बेंडिंग स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? आई है ना उसमें, आई है ना उसके साथ। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार स्टूडेंट को डायमेंशन जब दी जाती है तो उसको पूरा भरपूर यूज करना चाहते हैं। ये जो लेंथ दे देता है और ये जो हाइट दे देता है, इसको क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और इसी को निकाल लेते हैं एरिया।
ठीक है। क्रॉस सेक्शन कहाँ पे होगा? क्रॉस सेक्शन हमेशा ऐसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर। ठीक है। और भी अगर पॉइंट होगा तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। फार्मूले से भी आप कुछ कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है, ये शियर फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल है हम लोग कल देखेंगे, और पॉइंट्स बाकी हम लोग कल न्यूमेरिकल देखेंगे। बाकी गेट के क्वेश्चन और आरटी के कुछ क्वेश्चन होंगे, गेट के क्वेश्चन मोस्टली करेंगे कल। ठीक है। तो जो भी आज अभी तक हुआ है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का 1-2 क्वेश्चन मैं देखूंगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन किया उस पर हम लोगों ने, बस हम इस पर ध्यान देंगे बेंडिंग स्ट्रेस पे। बेंडिंग स्ट्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अटेंडेंस दीजिए आप लोग। बताना है मुझे, आवाज आ रही है? नहीं सर, धीरे आ रही थी। अब आ रही है ना? हाँ। हाँ, तो जिसका बेस्ट अटेंडेंस उसको तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर आप अगस्त वाला वो वाइवा तो सर कब लोगे? बता तो दिया अगस्त में लूंगा। मैं पहले ही बोला था मैं अगस्त में ही लूंगा, इसलिए बोला ही नहीं। अगला जो अगस्त आएगा उसमें नहीं लूंगा, इसका मतलब। हो गया टाइम। तो सर मतलब उसमें तो चलो अभी सितंबर की बात हो रही है। सितंबर के जो अटेंडेंस बहुत कम है, कई लोग बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर उनको अटेंडेंस चाहिए तो मुझे 7 बजे जूम ज्वाइन करके देखेंगे। मैं नहीं हूँ तो मुझे एक मैसेज कर देंगे, सर मुझे देना है वाइवा। ठीक है। 7 बजे रोज 12 बजे तक, 12 तारीख तक 7 बजे उसको अटेंडेंस उसी समय मिल जाएगा। और आगे से आपका अगर इस हफ्ते का, अगर ये हफ्ता चल रहा है, जो वीक चल रहा है, अगर इसमें अटेंडेंस नहीं है तो नेक्स्ट वीक तक ही आपको अटेंडेंस मिलेगा, उसी में आपको वाइवा देना है। नेक्स्ट वीक में मैं 1 महीने का नहीं दूंगा टाइम। हेलो सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हाँ अभिषेक बोलो। सर ट्यूसडे को मैंने क्लास अटेंड की थी सर, शाम को आपने 6 बजे की क्लास लगा नहीं कि अभी लग जाएगा, वो बता दिए ना तुम। यस सर। सुन रहे हैं आप लोग? उसी नेक्स्ट हफ्ते में ही आपको उस अटेंडेंस को क्लियर करना है, नेक्स्ट हफ्ते तक। अब अगर आपका मंडे को छूट जाता है तो सैटरडे तक भी क्लियर कर सकते हो, नहीं तो अगले हफ्ते तक मैं टाइम दूंगा। ठीक है। यस सर। और किसी का अटेंडेंस प्रॉब्लम है? अभिषेक देखो तुम्हारा मैंने सही कर दिया है, तुम चेक नहीं किए हो। यस सर देखो सही कर दिया। देखता हूँ सर। हेलो यस सर। सब लोग सुनिए ध्यान से। कल बीएमई का लैब है। बीएमई के लैब के लिए मैंने बोला है कि एक हमारे पास बीम जैसा कोई स्ट्रक्चर होगा हमारे घर में, जिस पे थोड़ा सा भी लोड अप्लाई किया जाए तो उसमें एक कर्वेचर बने। उस कर्वेचर को मेजर करना है। बीम आपका कुछ ऐसा होगा जिस पे लोड अप्लाई करेंगे सो दैट सेंटर पे प्योर बेंडिंग का केस बनेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप का होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक 2 रॉड रखनी है ऐसे, इसके ऊपर बीम रख देना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल तक आपके पास ये मैनेज हो जाना चाहिए, खरीदना नहीं है कुछ भी। तो सर इसमें जब बेंडिंग हो जाएगी तो वो तो वापस अगर हटाएंगे तो वापस मतलब सही हो जाएगा। अकेले करोगी क्या? घर में कोई होगा विद द हेल्प ऑफ समवन? ठीक है सर बीएमई की लैब तो सैटरडे को होती है ना सर? कल किस टाइम पे रखोगे? फ्राइडे को होगी है ना। टाइम टेबल देखो फिर से चेंज हुआ था। नहीं सर, लैब तो सैटरडे को सर। कल तो हमारे एमटी लैब है ना सर, मैट लैब है सर। ट्यूटोरियल है ना? यस सर। चलो परसों वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। सैटरडे को तो होती है लैब। हाँ ठीक है, सैटरडे को है, फ्राइडे को है सर आप सर अभिषेक बोल रहा हूँ सर, देखना एक बार आप। नहीं हुआ सर, अटेंडेंस का नहीं हुआ सर मेरे। अभिषेक हो गया, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है। ठीक है। कल 9 तारीख था ना? यस सर। हो गया है। 8 तारीख सर, कल की नहीं कह रहा हूँ सर, परसों की सर, ट्यूसडे की शाम को क्लास ली थी आपने। ठीक है ठीक है, हो गया। यस सर। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।